नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं कोलकाता में पंकज विश्वास जी के साथ। आज बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उन पर सीधे उन्हीं से अपडेट लेते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी, नमस्कार। सर नमस्कार सर। तो पंकज जी, ममता बनर्जी ने आपा क्यों खो दिया है? ठीक है, उनकी कुर्सी चली गई मुख्यमंत्री की, उनकी पार्टी चुनाव हार गई, तो ये हार जीत तो लोकतंत्र में लगी ही रहती है। उम्र भर का पट्टा लेकर तो आप आते नहीं हैं कि जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर आप ताउम्र जमे ही रहेंगे जब तक प्राण न निकल जाए। आप अच्छे काम करेंगे, आप कुर्सी पर रहेंगे। आप बुरे काम करेंगे, उनका नतीजा भी बुरा ही होता है, पब्लिक आपको हटा देगी। लेकिन इस कदर आपा खोना कि आज के प्रदर्शन में अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया और 3-4 और कार्यकर्ताओं के कमर में पीछे से हाथ मारती हुई दिखाई दे रही थी। क्या हुआ है ममता बनर्जी को? सर आपने सही पकड़ा है कि ममता बनर्जी आपा खो चुकी है। और क्यों ना खोए, यहाँ पर देखिए सर, पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि जो सत्ता से चला जाता है फिर कभी वापस नहीं आता है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पावर जो है, अलग अलग नाम से कम्युनिस्ट पावर, तो वो जब सत्ता से चली जाती है तो 100 में से 90% जगहों में वो वापस नहीं आती। और बंगाल में कांग्रेस चली गई, वापस नहीं आई। फिर सीपीआईएम चली गई, कम्युनिस्ट पावर यहाँ से चली गई। सीपीएम, सीपीआई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, बहुत सारे उनकी 11 पार्टियों का उनका कोलैबोरेशन था, तो वो खत्म हो गया। फिर पूरा यहाँ का कम्युनिस्ट मूवमेंट ही खत्म हो गया। और अब ममता बनर्जी चली गई है। ममता बनर्जी 75 साल की हो चुकी हैं, तो उनका तो पूरा करियर ही तबाह हो गया है। और बीजेपी का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी जिस जिस राज्य में पावर में आई है, मैक्सिमम जगहों पे वो बहुत दिनों तक कंटिन्यू करती है। गुजरात में आप देख लीजिए, कंटिन्यू 2 दशक से ज्यादा वहां पे सरकार है। त्रिपुरा में ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है और वहां से भी जाने का नामो निशान नहीं है। असम में कंटिन्यू बीजेपी पावर में है। और बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी की जो सत्ता आई है, इस तरीके से जनता का समर्थन है। और अभी जो कांड हुआ है बारुईपुर में एक मुस्लिम बच्ची के साथ हुआ, उसमें भी परिवार जिस तरीके से बीजेपी या शुभेंदु अधिकारी को जिस तरीके से सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, विक्टिम फैमिली, कहीं न ममता बनर्जी जिसको लेकर पॉलिटिक्स करना चाहती थी, उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हिसाब से मिल गया था। एक मुसलमान बच्ची के साथ एक बहुत जघन्य दुष्कर्म हुआ है। ये उनके हिसाब से ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा था। मुसलमान खतरे में है, मुसलमान प्रॉब्लम में है, वो ये दिखाना चाहती थी। लेकिन पूरा परिवार जिस तरीके से सरकार को सपोर्ट करता नजर आया, क्योंकि वो जिस तरीके का जस्टिस चाहते थे, एकदम क्विक जस्टिस उनको मिल गया। तो ममता बनर्जी के पास तो इशू ही खत्म हो गया। एक भगवान का आशीर्वाद उनको मिला था, छोटा सा एक मुद्दा मिला था, वो मुद्दा भी चला गया। सत्ता चली गई, पार्टी हाथ से चला गया। आज ईडी ने 400 प्लस करोड़ उनका जो है बैंक अकाउंट में उनका जो पैसा था उसको फ्रीज कर दिया है। तो ममता बनर्जी तो आपा तो खोएंगी ही। एक भतीजा था, वो भी साथ नहीं दे रहा है, वो भी घर में दुबक के बैठा हुआ है। चंद लोग हैं विधायक, वो भी उनके मीटिंग में नहीं आ रहे। अब देखिए ना, उनका जो रैली हुआ वहां पे कोई आपको प्रोमिनेंट विधायक फेस वहां पे ज्यादातर आपको दिखेंगे नहीं। तो ममता बनर्जी क्यों ना आपा खोए, लेकिन जो भी है किसी अपने ही कार्यकर्ता को इस तरीके से वो धीरे से मारती तो भी उसको कह सकते थे कि प्यार से दुलार से उन्होंने कुछ किया। जिस तरीके से उन्होंने चमाट मारा इतनी जोर से, उसका तो गाल झंझना गया होगा उस आदमी का। और भी बहुत सारे मैंने देखा, 2-3 लोगों का उन्होंने पीठ पे उन्होंने थप्पड़ जड़ा है। तो ये ममता बनर्जी जो है, इससे पहले भी ममता बनर्जी को हमने देखा आपा होते हुए। वो प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, देश के गृह मंत्री, उनके लिए अपशब्द, अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है, उनको गालियां दी है एकदम मंच से, तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक मंच से। ममता बनर्जी को गाली देने का वीडियो, बहुत सारा मल्टीपल वीडियो ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो ममता बनर्जी हमेशा ही इस तरीके से थी। लोग ये भी कहते हैं कि जहां वो पली बढ़ी उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले होंगे, जिसके वजह से वो बीच बीच में ये दिखती है। ममता बनर्जी पावर में आने के बाद ही
एक खबर 2012 में ही एक न्यूज आया था। ममता बनर्जी के को उनका जो सिक्योरिटी जो देखता था उस समय, उसमें एक इंस्पेक्टर थे, उनको ममता बनर्जी ने बांग्ला में कहा था तुम्हारे चापकानो दरकार, मतलब तुमको तुम्हारी धुलाई होनी चाहिए, तुमको जबरदस्त पीटना चाहिए। तो ममता बनर्जी इसी तरीके से किसी को इंसान को इंसान नहीं समझती थी। कोलकाता में एक पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे लेफ्ट के जमाने में, ममता बनर्जी के समय के भी वो पहले पुलिस कमिश्नर थे, उनका नाम था रंजीत पचनंदा। ममता बनर्जी उनको पोचा पोचा बुलाती थी। पोचा मतलब बांग्ला में उसको बोलते हैं सरा हुआ, वो उनका निकनेम, तो ये पोचा पोचा बोल के उनको बुलाती थी। ममता बनर्जी किसी को इज्जत नहीं देती है, और आज सबने देखा किस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने थप्पड़ मारा। ये जो शक्ति प्रदर्शन वो करना चाहती थी, आपकी समझ में आ रहा है? यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हमारी समझ में तो नहीं आया। देखिए, एक घटना हुई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, 11 साल की बच्ची के साथ हुई। वो चाहे उसके अपने समुदाय के लोगों ने की हो या XYZ किसी ने भी की हो, उसमें एक्शन हो गया है, गिरफ्तारियां हो गई हैं। जिसने रेप किया था वो मुठभेड़ में मारा भी गया है, उसका एनकाउंटर हो गया। इसके बाद भी कभी आप हरी मोमबत्ती लेकर के निकलती हैं, कभी आप हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं कि मुझे प्रदर्शन करना है। हाई कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आप सड़कों पर आ जाती हैं। दिखाना किसको चाहती हैं ये ताकत? सर, किसको ये ताकत कैसे दिखाएंगी? ताकत दिखाने के लिए, मसल फ्लेक्स करने के लिए जो माहौल बनाना पड़ता है, वो ममता के पास है कहाँ? कल मुझे भी ये नहीं, मैं स्ट्रीट फाइटर अभी भी हूँ। ये किसको दिखाना चाहती है? ये जो उनकी पार्टी छोड़ करके सांसद गए हैं, विधायक गए हैं, या जो उनके साथ अभी भी है और अभी भी नहीं है, इनके प्रदर्शन में भी नहीं आए, या उनको दिखाना चाहती हैं या शुभेंदु अधिकारी को दिखाना चाहती हैं? सर, सबको दिखाना चाहती है। ऋतुव्रतो को भी दिखाना चाहती है कि देखो, एक माहौल तैयार करना चाहती है कि ऋतुव्रतो जो है असली तृणमूल नहीं है। ऋतुव्रतो की क्या मजबूरी है वो ऋतुव्रतो बता पाएंगे, या ऋतुव्रतो हो सकता है कि वो समझदारी भरा कदम उठा रहे हैं कि जिस इशू को इशू बनाना चाहिए उस पर बात करते हैं, लेकिन जबरदस्ती एक आरोपित इशू नहीं बनाना है। हो सकता है ऋतुव्रतो का ये पॉलिसी हो या कुछ भी हो, वो उनका मैटर है। लेकिन ममता बनर्जी दिखाना चाहती है कि मैं किसी मुद्दे को नहीं छोड़ूंगी। और जो मेरा सबसे ज्यादा मुद्दा है, लाश वाला मुद्दा, ममता बनर्जी हमेशा लाश खोजती है। लाशों पे चढ़ के ही वो सत्ता में आई है। उन्होंने माओवादी, पश्चिम बंगाल में कभी तो माओवादी समस्या था नहीं, उन्होंने माओवादियों को यहाँ निमंत्रित किया, माओवादी यहाँ पश्चिम बंगाल में आए, उन्होंने सीपीएम के लोगों को मारा, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को मारा, कांग्रेस के लोगों को मारा, आम आदमी को मारा, एक अराजकता की स्थिति बनी। उस पर उसके बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई। ये तो सबको अब एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को भी दिखाना चाहती है कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन देखो अभी भी मैं पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हूँ। ऋतुव्रतो को दिखाना चाहती हैं कि मुझसे सीखो किस तरीके से अपोजिशन की पॉलिटिक्स किया जाता है। सीपीएम को वो स्पेस नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए, क्योंकि सीपीएम भी इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा उछल रहा था। सीपीएम ने अपने पूरे इकोसिस्टम को इस मुद्दे पे लगा दिया था। तो सीपीएम को भी वो दिखाना चाहती है कि तुमने इस मुद्दे को हो सकता है कि ग्रैब किया है, पकड़ा है, लेकिन इस मुद्दे को सही मायने में मैं ही भुनाऊंगी। तो ममता बनर्जी सबको दिखा सकती है, लेकिन बात यह है, ममता बनर्जी दिखाने के लिए जो पावर की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है, जिस माहौल की जरूरत होती है, वो ममता बनर्जी क्या बना पा रही है? जिनके पास अपने चुने हुए 80 विधायकों में से 64 निकल गए हों, 10-12 गिने चुने बचे हुए हों, वो भी ममता बनर्जी के साथ मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं। उनका पूरा सांसदों का जो पूरा टीम है वो पूरा आउट हो चुका है। उनके पास गिने चुने राज्यसभा के सांसद बचे हुए हैं, कुछ एक सांसद बचे हुए हैं, वो भी रेगुलर उनके साथ नहीं रहते हैं। बच्चों को लेकर ममता बनर्जी, स्कूल कॉलेज के बच्चों को लेकर ममता बनर्जी को आज रैली करना पड़ रहा है। ये ममता बनर्जी की हैसियत बच गई। आप आज का वो रैली देखिए, ज्यादातर स्कूल एंड कॉलेजेस के किड हैं वो। तो ये ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता। ये किसी भी पश्चिम बंगाल में कोई भी क्लब अपने इलाके में इतने लोगों को निकाल के, क्लब का प्रेसिडेंट लेकर इतने लोगों को निकल सकता है। ये ममता बनर्जी को ये रैली शोभा नहीं देता है। अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं आए इनके साथ?
सर अभिषेक बनर्जी इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनका आज फिर डेट था, उनको वॉइस सैंपल देना था, वो वॉइस सैंपल से मुकर रहे हैं। अब बिना वॉइस सैंपल दिए वो अगर मैदान में उतरते हैं फिर कोर्ट उनसे फिर जवाबदेही मांगेगा। आपके पास मैदान में उतरने के लिए समय है, आपके पास पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए समय है, लेकिन आपको वॉइस सैंपल देने में आपका गला खराब है क्या? आपको समस्या क्या? फिर कोर्ट तो उनसे पूछेगा, इसीलिए वो छुपते छिपाते फिर रहे हैं सबसे, कोर्ट से छिप रहे हैं, अपनी बुआ से छिप रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी से छिप रहे हैं, जनता से छिप रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको एकदम उन्हीं से डीम थेरेपी यानी एक थेरेपी की शुरुआत हुई थी डेमोक्रेसी की, तो इसीलिए वो बचते बचाए फिर रहे हैं। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, टीएमसी ममता बनर्जी गुट का कहना है, कालीघाट गुट का कहना ये है कि जब ये उनका जुलूस बालीगंज फाड़ी से हाजरा की तरफ बढ़ रहा था, तब बीजेपी के उग्र कार्यकर्ता भीड़ में घुस गए और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इनका कहना यह है कि हमारे 41 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वस्तु स्थिति क्या है? सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा तृणमूल कांग्रेस से कि घायल किसको कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने हर शब्द का पश्चिम बंगाल में संज्ञा बदल दिया। तो घायल जिसको कहते हैं, हम लोग तो जानते हैं घायल मतलब कम से कम हाथ पांव फूट गया, कहीं कट गया होगा, बैंडेज पड़ा सिर होगा, सिर सिर फूट फूटे गया हुए। होगा, हाँ, चोट लगा होगा, मेजर चोट लगा होगा, घायल इसको कहते हैं। मैंने उनका जो सोशल मीडिया या आईटी सेल उनका जो चलाती हैं उपासना चौधरी, मैंने उनका आज लाइव देखा। उसमें वो घायल जिसको दिखा रहे थे सब नाटक कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के लोगों को नाटक करने की पुरानी आदत है, उनकी मंत्री भी नाटक करती थी। हमने देखा है शशि पाजा को नाटक करते हुए, शुरुआत में वो दाएं तरफ चोट दिखाती है, बाएं तरफ बैंडेज लगाती है। उनके पीछे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किसी के भी सिर के पट्टी में कम से कम इतना वो मतलब उनके टीम में तब ब्रात्य बसु हुआ करते थे, जाने माने डायरेक्टर थे, उनका अच्छा कैमरा फिल्म का सेंस था। कम से कम पट्टी के ऊपर वो लाल एक दवा आती है, कम से कम वो तो लगा देते। एकदम क्लीन सफेद उनका सारा पट्टी था। और आज तो किसी के ऊपर पट्टी भी नहीं था, सब वो मतलब ढोंग रचते फिर रहे थे, चिल्ला मतलब चोट लगने से जैसे लोग कराहते हैं उसी तरीके से करा रहे थे, लेकिन कहीं किसी का न सिर फूटा, न पांव टूटा, न कहीं पुलिस की लाठी बरसने से जो जिस तरीके का दाग होता है, या बीजेपी के कार्यकर्ता घूसा थप्पड़ मारे होंगे, कुछ तो दाग होगा, कहीं कुछ दाग वाग मुझे तो दिखा नहीं, सिर्फ करा रहे थे। वो तो ऐसे भी एक्टिंग कर सकते हैं। और मैंने वीडियो में भी जो आज देखा है, उसमें तो मुझे दिखा कि जो लोग हैं वो बीजेपी के हो, टीएमसी के अपने लोग हो, कोई भी लोग हो, धक्का मुक्की हुई है। तो धक्का मुक्की होने से अगर ये राजनीति करने वाले लोग डर जाएं, तो आने वाले दिनों में तो अब तो पुलिस की लाठियां भी बरसेंगी। जब आप सरकार के विरोध प्रदर्शन करोगे तो भारत में हर जगह लाठियां बरसती है। बीजेपी के लोगों ने भी लाठी खाई, आप भी तो कम से कम तैयार रहो उसके लिए। और आज जहां तक वो ममता बनर्जी बोल रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर होते तो मैंने तो कहीं झंडा देखा नहीं। हालांकि बीजेपी को डिफेंड करने का मेरा कोई ये नहीं ये होता है कि मुझे डिफेंड ही करना पड़ेगा, लेकिन जो भी लोग हैं, गुस्सा तो ममता बनर्जी पे सब है। अगर बीजेपी के लोग भी हैं, मैं मान भी लेता हूं कि बीजेपी के लोग हैं, गले में पट्टा लगा के आ गए हैं, तो भी गुस्सा तो ममता बनर्जी पे जरूर है। क्योंकि बीजेपी को ममता बनर्जी ने, टीएमसी के लोगों ने आज जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, याद कीजिए 15 साल उन्होंने बीजेपी को कभी रैली करने दिया। चुनाव में शुभेंदु अधिकारी की एकदम इसी तरीके से कोर्ट परमिशन दिया हुआ था। चुनाव के समय शुभेंदु अधिकारी जी का रैली था, उन्होंने तो पत्थर बरसाए थे, शुभेंदु अधिकारी के लिए अपशब्द टिप्पणियां की थी, इस तरीके के गाने बजाए थे जहां पर एक एलओपी, पश्चिम बंगाल के वो एलओपी थे, पर्सनल अटैक किया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी के लिए बोलते थे चोर चोर चोरटा शिशिरेर छेलेटा, मतलब शिशिर का बेटा चोर है। शुभेंदु अधिकारी अगर उन्होंने चोरी की है तो कभी ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्होंने किसी चोरी के इल्जाम में क्यों नहीं बुलाया? अलग अलग इल्जाम थे, आर्म्स केस शुभेंदु अधिकारी जी पे लगा है, दंगा भड़काने का आरोप है, लेकिन चोरी का आरोप तो ममता बनर्जी के पुलिस ने भी कभी नहीं लगाया। लेकिन उनका ये फॉर्मूला था, कभी किसी को रैली नहीं करने देते थे, मारपीट करते थे, हाथापाई उनसे होती थी।
हंसी के घर के सामने जो हुआ वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पहले उन्होंने पत्थरबाजी की थी, बाद में बीजेपी ने उस पर पलटवार किया था। तो 14 साल आपने बीजेपी के लोगों को इस तरीके से टॉर्चर किया है, तो आज अगर वो बीजेपी के भी लोग थे तो उन्होंने तो आपको उस तरीके से नहीं दौड़ाया है। धक्का मुक्की हुई है, बहुत कम हो रहा है ममता बनर्जी के साथ, ये मैं मानता हूँ। हालांकि श्रमिक भट्टाचार्य ये कहते फिर रहे हैं कि अगर इस तरीके से अपोजिशन को दबाया जाएगा तो उससे बंगाल की छवि खराब होगी। बंगाल की छवि कब सुधरी हुई थी? तो अभी तो बहुत सुधर गया है। लोग खुद कह रहे हैं कि इनके साथ और होना चाहिए था, मैं भी कह रहा हूँ इनके साथ और होना चाहिए था, वो नहीं रहा है। तो ये तो बंगाल की सुधरी हुई छवि का एक नजारा है कि लोग अंडा फेंक रहे हैं, पत्थर भी नहीं फेंक रहे हैं, ईटा भी नहीं फेंक रहे हैं, डंडा भी नहीं मार रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं, जिससे चोट भी उतना नहीं लगता है। जनता के ऊपर 15 साल इतना अत्याचार हुआ है, उसका इतना छोटा अगर प्रदर्शन न हो तब तो इंसान तो फिर रोबोट बन जाएगा, तो फिर उसमें इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। कैंडल मार्च से पहले भी इन्होंने वितंडा किया था, बवाल किया था। सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी हुई थी इनकी पार्टी की तरफ से कि ममता बनर्जी को घर से ना निकलने देने के लिए सुरक्षा बलों को वहां तैनात कर दिया गया है। फिर दिलीप घोष का एक बयान आया था कि सुरक्षा इसलिए तैनात की गई है ताकि इनके ऊपर भी कोई अंडे और टमाटर ना फेंक सके। लोगों में गुस्सा है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हटा लेते हैं अगर उनको ये सब पसंद नहीं है तो। और आज देखिए जब ये जुलूस निकाल रही थी और कोई संदेश देना चाहती थी तो चोर-चोर के नारे लग गए। सर, चोर पे चोर का नारा नहीं लगेगा तो और क्या, साधु का नारा लगेगा। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के फंड के ऊपर अगर जांच हो रही है तो वो सीधे सीधे ममता बनर्जी पे आरोप है, क्योंकि एक चार्टर्ड फ्लाइट और एक एमवी ऑगस्टा, एक हेलीकॉप्टर ममता बनर्जी की पार्टी ने भाड़ा लिया था। उस पर सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं चढ़ा था, ममता बनर्जी भी उस एमवी ऑगस्टा हेलीकॉप्टर को यूज करती थी, ममता बनर्जी भी चार्टर्ड फ्लाइट को यूज करती थी, और पार्टी का फंड है, ममता बनर्जी चेयरपर्सन थी, तो आरोप सीधे सीधे ममता बनर्जी पर लग रहा है। 160 करोड़ के लगभग पैसा दिया गया, उसमें से फिर 80 करोड़ फिर वापस ले लिया गया। ये किस तरीके का साइफोनिंग सिंडिकेट ममता बनर्जी चला रही थी, अभिषेक बनर्जी के लिप्स एंड बाउंड्स वो भी इसी तरीके से साइफोन होता था। एक कंपनी ऑन पेपर जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाती थी और पॉलिटिकल पार्टीज को वो है पॉलिटिकल आइडियाज शेयर करती थी। मतलब जिस तरीके से आईपैक काम करती थी, ऑन पेपर लिप्स एंड बाउंड्स भी वही काम करता था। लेकिन ऐसा कंपनी जो अपनी पार्टी को ही पॉलिटिकल आइडियाज नहीं दे पाता था, एक भाड़े की एजेंसी को काम में लगाना पड़ता था, जिसका नाम आईपैक था। और टीएमसी का जो मीटिंग होता था वहां भी लिप्स एंड बाउंड्स का जो है पानी का बोतल वहां फ्री ऑफ फंड या पैसे से कुछ में नहीं मिलता था। जो कंपनी कभी पानी रिफाइंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाया ही नहीं, वो कंपनी, उस कंपनी में हजारों करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता था। ये साइफोन सिंडिकेट अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी अब तो दोनों चलाते थे। ये तो एकदम अब तो प्रूव होता दिख रहा है। तो ममता बनर्जी जो है, इन पे आरोप लग रहा है, अभिषेक बनर्जी पे आरोप लग रहा है, टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी के टाइम पर उनके ऊपर अगर आरोप लग रहा है, अब तो मैं मानता हूं कि अब जब ये तो एक अच्छे डायरेक्शन में ये केस जा रहा है, ईडी का जो ये केस है पार्टी फंड का, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर सीपीआईएम ने आरोप लगाया था कि 2009-10-11 तक ममता बनर्जी के पास डीप स्टेट का, अमेरिका का भी पैसा आया था, उसी से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ी थी। उस समय 2 मेजर फंडिंग ममता बनर्जी की पार्टी को हुआ था। एक था सीपीएम के डीप स्टेट का, बाद में हिलरी क्लिंटन 2012 में उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई थी, और उसके बाद वो एक दौर था जब ममता बनर्जी पावर में आई थी, तब अमेरिका का कोई विदेश सचिव यानी हिलरी क्लिंटन भारत आई थी। फिर उसके बाद जब ममता बनर्जी गई, उसके बाद अमेरिका का कोई विदेश सचिव मार्को रूबियो भारत आया। लेकिन हिलरी क्लिंटन ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी और मार्को रूबियो आए, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मिलने का कोई प्रयास ही नहीं किया और वो सूची में भी था नहीं। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो अमेरिका का भी निकलता है। हो सकता है कि जो सीपीएम के लोग आरोप लगाते हैं उनमें कम से कम 10 पैसे की भी सच्चाई हो। अगर है
तो वो भी सामने आ सकता है, क्योंकि पूरा पार्टी फंड में थॉरो उसका जांच होगा कि कब कहाँ किस तरीके से पैसा आया। कहीं कहीं बताते हैं कि 11 अकाउंट है, कहीं कहीं बताते हैं कि 14 अकाउंट है, मतलब कम से कम 11 अकाउंट तो ममता बनर्जी या सीपीएम पार्टी की तो है ही। और ये भी उनके सूचना ऊपर आरोप है कि दूसरे दूसरे देशों से भी पैसा आया है, जो गलत यूज होना था या इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज किया गया, मतलब उसके लिए दिया गया था। तो ऐसे महिला के ऊपर चोर चोर लोग नहीं चिल्लाएंगे तो क्या शुभेंदु अधिकारी पे चिल्लाएंगे? 440 करोड़ सीज हुआ है इनके खातों में जो पड़ा हुआ है। किस तरह की सूचनाएं हैं, कुछ तो जानकारी आपने दे दी, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा था बीच में कि कोयला खदानों से, दूसरी तमाम चीजों से, कट मनी से, उगाही से, वसूली से बहुत बड़ा पैसा। और एक तो वीडियो वायरल हुआ है अभी, इनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, उन्होंने कहा कि जम करके वसूली करो, 25% अपने पास रखो हाँ और 75% पार्टी फंड में जमा कर दो। यानी खुली छूट थी लूट की। हाँ सर, ये तो पुराना वीडियो है और 2012-13 के आसपास का वीडियो है ये, जब 21 जुलाई मतलब 21 जुलाई ममता बनर्जी जो शहीद दिवस पालन करती हैं, शहीद दिवस के आयोजन से पहले अलग अलग इलाकों में लोगों को बुलाने का कार्यक्रम होता था कि 21 जुलाई में जाना है, इस बार ये होगा फलाना होगा, जैसे हर राज्य में होता है। तो उसमें ही दोला सेन जो राज्यसभा की सांसद थी उस समय, उनका वो वीडियो है जहां वो किस तरीके से पैसा उठाना है, कितना रखना है और कितना कालीघाट में भेज देना है, इसका वो पूरा पूरा ब्यौरा दे रही थी। और सच में ये तो चलता ही था और ये तो दिख भी रहा है, सारे लोगों ने कहा है कि किस तरीके से टीएमसी के अपने लोगों ने कहा है कि पैसा देना पड़ता है, पार्टी में विधायक का टिकट लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, कॉर्पोरेटर का टिकट लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, दूसरे दूसरे जो छोटे मोटे मोर्चा वगैरह होता है उनका तो सेल बोलते हैं उसको, मोर्चा बीजेपी जिसको मोर्चा बोलती है, तो उस सेल के अलग अलग सेल में भी अध्यक्ष पद के लिए पैसा देना पड़ता था। तो ये पूरा सिंडिकेट ही पैसा का चल रहा था, उसका तो एक है ही। और एक है कि सर यहाँ बहुत सारे सेक्टर में ममता बनर्जी ने अलग अलग कंपनी को मोनोपोली दे के रखा है। उस मोनोपोली के एवज में वो ममता बनर्जी को चंदा देते थे। इलीगल ठेकेदारी बहुत जगह ममता बनर्जी ने दे रखा है, वहां से जो पैसा आता है वो ममता बनर्जी के अकाउंट में जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सीपीएम जिस तरीके से आज भी अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लेती है ऑन रिकॉर्ड, सीपीएम बाजार बाजार में जाकर वो चादर फैला के वहां से सीपीएम जैसे पैसा लेती है, बीजेपी जैसे अपने कार्यकर्ताओं, अपने उनका जो सिस्टम है अपने पोर्टल पे, अपने ऐप पे या अपने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क पे जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलती है आप पे जितना बन सकता है पार्टी के अकाउंट में आप डायरेक्टली भेजिए, ये जो स्वच्छता बीजेपी में है, कम से कम सीपीएम में भी अभी तक है, ये स्वच्छता तो उनमें थी नहीं। वो तो अपने पार्टी के लोगों को कभी नहीं बोलते थे कि पार्टी फंड में पैसा दो, वो सिर्फ सिंडिकेट नेटवर्क से पैसा उठाते थे, पूरा इलीगल धंधा जो वो चलाते थे उससे पैसा उठाते थे और ये वही काला धन है, ये इस पार्टी का पूरा पैसा काला धन है। अब आखिर में जरा 2 पॉइंट पर बात करेंगे। एक तो राज्यसभा की जो 3 सीटें खाली हुई थी इनके राज्यसभा सदस्यों के रेजिग्नेशन से, अब वो बीजेपी के बनने जा रहे हैं, उसमें तो किसी को कहीं कोई रत्ती भर आशंका है नहीं। इससे ज्यादा संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका हो नहीं सकता। हाँ सर, 3 सीट है, उसमें एक में 70, एक में 69, एक में 69, इतना वोट मिलने से ही बीजेपी के 3 प्रत्याशी चुने जा सकते हैं। एक जो प्रत्याशी के नाम के लेकर मीडिया में सबसे ज्यादा हो हल्ला है, उसमें कितना सच है कितना फसाना है वो तो समय आते ही पता चलेगा। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पुराने, मैं मानता हूँ कि सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट हीरो या कह सकते हैं बहुत अच्छे कलाकार है प्रसेनजीत, उनको बुम्बा बोलते हैं पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में, प्रसेनजीत चैटर्जी, उनको अप्रोच किया जा रहा है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन कितना सच्चाई है बीजेपी ने भी बताया नहीं है। लेकिन जो भी हो, अगर ममता बनर्जी को इसमें जीतना, पहली बात कि ममता बनर्जी के प्रत्याशी अगर एक खड़ा भी करती है, एक को जिताने के लिए कम से कम 69 या 70 के आसपास
वोट चाहिए होगा, विधायकों की संख्या चाहिए होगा। तो ऋतुव्रत के पास 64 है, ममता बनर्जी के पास 10-12 है आउट ऑफ 80। तो दोनों को मिला के अगर ऋतुव्रत कैंडिडेट दें, अगर उसको ममता बनर्जी समर्थन करे, तब जाके कहीं एक प्रत्याशी को दोनों मिलके अगर करेंगे तो जिता सकते हैं। दोनों में अनबन है, दोनों में फूट है। ममता बनर्जी अगर प्रत्याशी किसी को खड़ा करती है तो ऋतुव्रत सपोर्ट नहीं करेगा, ऋतुव्रत किसी को प्रत्याशी खड़ा करेगा तो ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, मैं ये मानता हूँ कि ऋतुव्रत साइड के भी बहुत सारे लोग और ममता बनर्जी के साइड के भी कुछ लोग, ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में ही वो क्रॉस वोटिंग कर दें। तो ये एक बड़ा ये इसमें हो सकता है। तो कहीं से भी अभी फिलहाल जो इक्वेशन है उसमें आपने सर सही कहा है कि कहीं से भी बीजेपी के तीनों प्रत्याशी में से एक को भी हराने की कुव्वत इन लोगों में है। तीनों के तीनों बीजेपी जिनको भी खड़ा करेगी उनको उनका जीत एकदम नसीब में लिखा ही हुआ है। 24 जुलाई को ये चुनाव हैं। क्या आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को सिंबल का और पार्टी का फैसला 24 जुलाई से पहले कर देना चाहिए या वो जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे? 100% कर देना चाहिए। दोनों पार्टी से आत्मपक्ष समर्थन करने के लिए कहा गया था। ममता बनर्जी ने भी अपना पार्टी का जो संविधान है, ममता बनर्जी पहले भेज चुकी हैं। आत्मपक्ष समर्थन करने का उनको 2-2 बार मौका मिला है। दोनों बार उनकी तरफ से, एक बार चंद्रिमा भट्टाचार्य, एक बार ममता बनर्जी की साइड से दूसरे किसी प्रतिनिधि ने वो अपना पक्ष रखा है। ऋतुव्रत बनर्जी ने अपना दोनों पक्ष रखा है। तो दोनों को मौका मिला है। तो अब इसके बाद और क्या हो सकता है? और ये तो पूरा दूध के तरह या पानी के तरह एकदम साफ है, एकदम ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर है किसके पास पार्टी का पावर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबको दिख रहा है कि ऋतुव्रत के पास ही पावर है। सांसद अपना गुट बना के आउट हो चुके हैं। मैं लोकसभा के सांसदों की बात कर रहा हूँ। जो राज्यसभा के सांसद है उनका पक्ष 2-3 लोगों ने तो प्रकाश चिकबराई, सुष्मिता देव और एक और है सुखेंदु शेखर राय। तो इन तीनों ने रिजिग्नेशन दे दिया है। बाद बाकी लोगों का तो कुछ मिल नहीं रहा है, वो तो चुपचाप अपने घर पे बैठे हुए हैं, वो तो इनएक्टिव होके पड़े हैं। और ये तो लोकल पार्टी थी, तो लोकल पार्टी में विधायकों का ही विधायक और लोकल जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, जिला परिषद के लोग हैं, इनमें से 90% तो ऋतुव्रत के साथ है। अगर पार्टी का सबसे बड़ा पक्ष उनके साथ है तो उनको ही मिलना चाहिए। इसमें गलत है क्या सही है क्या ये है वो ये दोनों गुट के लोग बताएंगे या इलेक्शन कमीशन बताएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ऋतुव्रत को ही मिलना चाहिए क्योंकि उसी के पास पूरा सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।